नमस्कार साथियों, की इफेक्ट में आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर से हम लोग बात करने वाले हैं जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। 5 जजों की बेंच जिस 370 की सुनवाई कर रही है उसके ऊपर। मैंने जब पहला वीडियो बनाया था इस पे, जब कपिल सिब्बल इस पे दलील दे रहे थे, तो मैंने कहा था कि अभी कपिल सिब्बल ने तो जो कुछ कहा है वो कहा ही है। इसके आगे जो आने वाले वकील हैं वो तो और जहरीले हैं, और जिस तरीके की दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दी जा रही हैं, वो दलीलें इस देश के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं है। सवाल कई सारे उठ रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 370 जब कोलैप्स कर दी गई या 370 जब समाप्त कर दी गई, तो उसके बाद इस पे सुनवाई करने का क्या मतलब था। खैर, पिटीशंस आई थी, उसका सबमिशन हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच बैठा दी। अब बेंच बैठ गई, बेंच सुनवाई कर रही है, रेगुलर बेसिस पे सुनवाई कर रही है। आप सब लोगों को पता ही है 60 घंटे निश्चित किए गए हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि याचिकाकर्ता के जितने भी वकील रहेंगे, जितने भी 23 के 23 पिटीशंस हैं, उस पर 60 घंटे तक कोर्ट लगातार सुनवाई करेगी। उसमें से 32 घंटे से अधिक बीत चुके हैं। कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, जम्मू कश्मीर के एक वकील, ये लोग बहस कर चुके हैं। अब राजीव धवन इस पे बहस कर रहे हैं। राजीव धवन वही वकील हैं जो जब राम मंदिर का मामला था तो ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील थे। राजीव धवन इन्होंने राम मंदिर का जो नक्शा था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाड़ा था। उसके बाद इन पे एफआईआर भी हुई थी। तब सीजीआई रंजन गोगोई ने इनको बहुत लताड़ लगाई थी। तो इसी से आप इन लोगों का बैकग्राउंड समझ सकते हैं, इन लोगों की मानसिकता भी समझ सकते हैं। होता क्या है कि कुछ बड़े वकील, अपने आप जो तथाकथित बड़े वकील हैं, इनको लगता है कि इन्हीं के द्वारा ही इस देश का संविधान चलता है। बाकी इस देश के आम आदमी को, आम नागरिक को या सामान्य लॉ के जानकार को कुछ पता ही नहीं है। जो दलीलें दी गई, उस दलीलों से पहले इनको श्वेत पत्र पढ़ना चाहिए कि भारत में जो 562 रियासतें थी उसको कैसे सम्मिलित किया गया। बार बार सुप्रीम कोर्ट में इन वकीलों की तरफ से झूठ बोला जा रहा है कि इस तरह नहीं हुआ था साहब, उस तरह हुआ था, उस तरह नहीं हुआ था, इस तरह हुआ था। कपिल सिब्बल ने जूनागढ़ का और हैदराबाद का मामला उठाया था। तब मैंने कहा था कि यह बहुत गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वकील, जूनागढ़ और हैदराबाद का मामला उठा करके। अब जो राजीव धवन है उनसे भी 4 कदम आगे निकल गए हैं। ये मणिपुर और नागालैंड और असम अकॉर्ड और सिक्किम की बात अब करने लगे हैं। ये कहने लगे कि संविधान में प्रावधान है कि किसी भी राज्य को स्पेशल स्टेटस दिया जा सकता है, किसी पर्टिकुलर एरिया को सुरक्षित एरिया घोषित किया जा सकता है। साथ के साथ ये बार बार कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का मर्जर भारत के साथ नहीं हुआ था। इन लोगों को श्वेत पत्र उठा करके पढ़ना चाहिए कि भारत में किसी भी रियासत का मर्जर नहीं हुआ था। यह मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। मैं क्यों कहता हूं, मैं बताता हूं। उसमें 4 तरीके से मर्जर हुआ था। भारत के 4 तरीके से जो रियासतें थी वो भारत के अंदर सम्मिलित हुई थी। कैसे सम्मिलित हुई थी? 3 बड़ी रियासतें थी, जिसमें एक मैसूर थी, एक जम्मू कश्मीर था, एक हैदराबाद था, जिससे सरकार डायरेक्ट बात कर रही थी। पहली बात। दूसरी बात कि उसके बाद यूनियन ऑफ स्टेट बने। यूनियन ऑफ स्टेट को ये लोग मर्जर कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। यूनियन ऑफ स्टेट कैसे बने? यूनियनाइजेशन कैसे किया गया? वो इसलिए किया गया कि जैसे कोई एक राज्य है, एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे 5, 7, 8, 10 राजा राज्य करते हैं, अलग अलग रियासत है, या किसी राज्य के अंदर 4, 5 भाई हैं, वो अलग अलग करते हैं। तो उन्होंने आपस में यूनियनाइजेशन किया। भारत सरकार के साथ किसी का मर्जर नहीं हुआ, भारत सरकार के साथ किसी का यूनियनाइजेशन नहीं हुआ। वो लोग आपस में किए, और आपस में यूनियनाइजेशन करने के बाद उन्होंने एक अपना राज्य प्रमुख नियुक्त किया और उन्होंने भारत सरकार से बात की। भारत सरकार ने उनकी बातों को माना। उसके बाद वो भारत का संविधान उनके ऊपर लागू हो गया। एक तो ये चीज थी। एक ऐसे राज्य थे जो किसी भी तरफ नहीं गए, ना वो यूनियन बनने की तरफ गए और ना वो बड़े राज्य थे जिससे सरकार ने डायरेक्ट बात की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पैसा लिया सरकार के साथ, जो उनका अपना एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद वो वहां से निकल गए। उनको कमिश्नरी प्रोविंस बनाया गया। बाद में वही चल करके राज्य भी बहुत जगह बने। उन कमिश्नरी प्रोविंस को बनाने के लिए एक एक्ट पास किया गया।
उसके बाद एक चौथे तरीके का राज्य बना। चौथे तरीके का राज्य कौन सा बना? चौथे तरीके का राज्य संविधान के आर्टिकल 290A के तहत बना, जिसमें एक्स्ट्रा प्रोविंस एक्ट पास किया गया। इसमें एक प्रावधान दिया गया कि इस तरीके के जो छोटे राज्य हैं उनको भारत सरकार से बात करने की जरूरत नहीं है, वो अपने प्रोविंस से अर्थात अपने राज्य से ही बात करके उसमें शामिल हो सकते हैं। ये 4 तरीके थे। इसमें कहीं पे भी मर्जर का कोई भी बात नहीं की गई है। अगर बात कही गई होती तो भारत का जो श्वेत पत्र है इन रियासतों को भारत में सम्मिलित होने का, उसमें जरूर इसका उल्लेख होता। इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। जिस यूनियनाइजेशन को मर्जर की बात कर रहे हैं और बार बार ये दलील दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का मर्जर नहीं हुआ था, वहां पे एक स्पेशल संविधान प्रिवेल करता है, फलाना करता है, ढिकाना करता है, ऐसा कुछ नहीं था। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो गया, ठीक। उसके बाद 25 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर के राजा ने भारत का संविधान स्वीकार कर लिया। 26 अक्टूबर 1949 को पूरे देश ने भारत का संविधान स्वीकार किया, क्योंकि पहले ही संविधान बना दिया गया था और इन राज्यों को और जो इस तरीके से प्रोविंस बन रहे थे इनको दे दिया गया था कि आप एक्सेप्ट करते जाइए इनको। तो उसमें 25 अक्टूबर को एक्सेप्ट किया जम्मू कश्मीर ने, जबकि पूरे भारत ने संविधान को अंगीकार किया 26 अक्टूबर को। अगर आप सॉरी अक्टूबर नहीं, नवंबर को, 25 नवंबर को, गलती हो गई मुझसे, 25 नवंबर को जम्मू कश्मीर ने भारत का संविधान अंगीकार किया, स्वीकार किया, और 26 नवंबर को पूरे देश ने भारत का संविधान स्वीकार किया। डेट याद रखिएगा इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पीछे अक्टूबर बोल गया था, वो नवंबर है। 25 नवंबर 1949 को जम्मू कश्मीर ने स्वीकार किया और 26 नवंबर 1949 को पूरे देश ने स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। स्वीकार करना अलग है, लागू करना अलग है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब आप ये बता दीजिए, उसके बाद आर्टिकल 370 कब आया? आर्टिकल 370 तो उसके बाद में आया। तो जब आपने संविधान स्वीकार कर लिया भारत का, आपने अपने राज्य को भारत में शामिल कर लिया, तो फिर स्पेशल स्टेटस कैसे आ गया? यह तो अचानक से लाया गया एक प्रावधान था जो राष्ट्रपति के उससे हस्ताक्षरित हो गया था। अब एक यहां और महत्वपूर्ण बात है, आर्टिकल 370 के अंदर ही लिखा हुआ है कि इसको हटाया जा सकता है, यह अस्थायी है। लेकिन राजीव धवन ने आज क्या कहा कि जैसे संविधान की धारा 304, 303, 304 संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसी तरह 370 भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और कहा गया कि इसको मान लीजिए। इससे पहले कपिल सिब्बल की क्या दलील थी कि वहां संविधान सभा जो थी वो संविधान सभा ही डिसाइड कर सकती थी, क्योंकि अब संविधान सभा नहीं है तो कैसे डिसाइड होगा? ये सब सारी बातें कही गई, ये सब सारी दलीलें दी गई। ये दलीलें तो चलिए अपनी जगह थी, लेकिन ये कहना कि 370 संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और एक दूसरी तरफ ये कहना कि जम्मू कश्मीर एक अलग देश है, ये दोनों ही अपने आप में कंट्राडिक्ट करते हैं। और राजीव धवन चाहे जितने बड़े वकील हो यार, उससे क्या मतलब, ये अपने ही बात में फंस गए। ये जबरदस्ती नागालैंड और मणिपुर को लेकर के आए। क्या ये लोग क्लाइंट ढूंढ रहे हैं क्या कि अब जम्मू कश्मीर का मसला खत्म होगा तो अब नागालैंड से कोई आएगा, उसके बाद कोई अन्य जगह से उठ करके आएगा, फिर अन्य जगह से उठ करके आएगा, हम लोग सुप्रीम कोर्ट खेलेंगे? ये प्रवृत्ति पैदा की जा रही है इस देश के अंदर, इस तरीके की बातें की जा रही हैं। हम भारतीयों के अंदर कोई भावना नहीं है, जो जानकार हैं यही लोग जानकार हैं। दूसरी बात, इन वकीलों को जगन्नाथ राव और गणपत राव का वो केस भी पढ़ना चाहिए, वो जजमेंट भी पढ़ना चाहिए, जब मैसूर के राजा ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी अपने आप को अलग करने के लिए कि हमारा इस तरीके से नहीं हुआ है, हमारा उस तरीके से नहीं हुआ है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जितने भी विवाद हैं, जितने भी विवाद आज आपको नजर आ रहे हैं, उन सारे विवादों में वहीं पे विवाद आपको हमेशा उठते हुए दिखाई देंगे जहां जहां पे भारत सरकार ने डायरेक्ट बड़े राज्यों से बात की थी। उसमें 3 ही राज्य थे, एक हैदराबाद, एक मैसूर, एक जम्मू कश्मीर। अब इसमें और एक महत्वपूर्ण बात समझिए,
तो वो पांच जजों की पीठ बैठती है। मैसूर के राजा ने जो पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, 5 जजों की पीठ बैठती है और 5 जजों की पीठ सीधे सीधे कह देती है कि अब राजा वाजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, भारत में सब लोग सिटीजन है। आपने एक बार सोवर्निटी अपनी दे दी, उसके बाद आपका कोई मतलब है नहीं। आपने तब क्या लिखा, तब अब क्या लिखा, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। अब भारत का संविधान सब जगह प्रिवेल होता है, भारत का संविधान सब जगह लागू होता है। अबे राजा रानी की कहानी ये सब छोड़िए, इसका कोई मतलब नहीं है। और पिटीशन को खारिज कर दिया था। 5 जजों की संवैधानिक पीठ तब भी बैठी थी, उसको भी उठा पड़ना चाहिए इनको। अब क्या चाहते हैं कि कल नागालैंड से कोई उठ करके आए सुप्रीम कोर्ट में कहे कि भाई साहब हम नहीं है तुम्हारे पास। मतलब आप क्या देश में विस्ममन करना चाहते हैं? देश में क्या जहर बोना चाहते हैं? इस तरीके की दलीलें दी जाएगी, इस तरीके की बहस दी जाएगी, उसके बाद भी आप कहेंगे कि आप भारत के नागरिक हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी दलीलें जीत जा रही हैं, इसका वैश्विक स्तर पर प्रचार करेगा पाकिस्तान, और कर रहा है। क्या मतलब है इस चीज का? लॉ पढ़ लिए, लॉ जान गए, प्रैक्टिस कर लिए, तो जो मना है वही बोलेंगे कि केस हम किसी तरीके से जीत जाएं। आप कह रहे हैं कि 370 संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो उठा करके पूरे संविधान को कह दीजिए बेसिक स्ट्रक्चर है। संसद का क्या काम ही है? वो कानूनी नहीं बनाएगी। मतलब किसी भी चीज की एक लिमिट होनी चाहिए। अच्छा चलो, ये अच्छा पढ़ते लिखते तो ये है नहीं। अब देखिए यूनियनाइजेशन का तो मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद यूनियनाइजेशन में कौन कौन थे? पंजाब था, यूनियन ऑफ पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, मध्य भारत, बिंद, ये सब थे। इन्होंने क्या किया कि अपने छोटे छोटे राज्यों को एक साथ मिलाया, एक राज्य प्रमुख नियुक्त किया, उन्होंने भारत सरकार से बात की। अब आपको एक और चीज बताता हूं आपको, ये जो बहस हुई है उस पे भी एक जो चीजें छपी हैं उसको भी एक बार देखते चलिएगा। आर्टिकल 370 हेयरिंग, महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर रिटेन द इंटरनल सोवरेनिटी, एडवोकेट राजीव धवन टेल्स एससी। सुप्रीम कोर्ट में राजीव धवन क्या कह रहे हैं कि इंटरनल सोवरेनिटी जो है उसको जम्मू कश्मीर के राजा ने अपने पास रखा था, एक्सटर्नल सोवरेनिटी दी थी। गजब बात है भैया। हमने भैया आपके बाहर की जो शरीर है ना, इसको आपको दिया है, अंदर की जो आत्मा है उसको नहीं दिया है। बहुत बढ़िया भाई, क्या दलील है, जबरदस्त। और 370 कब आया इस पे? नहीं, डेट पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि किस डेट को कौन सी चीज आई, किस डेट को कौन सी चीज आई। जब डेट पे चर्चा होगी तब ना बात क्लियर होगी कि आपने पहले क्या दान किया था, बाद में क्या दान किया, बाद में क्या दिया, बाद में क्या लिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अब राजा रानी की कहानी खत्म है। अब सब लोग भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक के हैसियत से अब बात होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब यूनियनाइजेशन और कमिश्नरी प्रोविंस और फिर उसके बाद पैसे दे करके और ये और वो दुनिया भर की चीजें नहीं होंगी। यह भी दलील देनी चाहिए कि इन राज्यों के साथ एग्रीमेंट था पैसे देने का, 8.5% राजस्व देने का एग्रीमेंट था ना, इंदिरा गांधी ने क्यों हटा दिया? सोवरेनिटी नहीं दी थी, ये नहीं दिया था, वो नहीं दिया था, फलाना नहीं किया था, ऐसे नहीं किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस पे क्लियर कर दिया है कि एक बार आपने गिव अप कर दिया है सोवरेनिटी, तो अब वहां पे भारत का संविधान प्रिवेल होता है और मैं एक ही संविधान को जानता हूं, किसी दूसरे संविधान को नहीं जानता। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में थेथरोलॉजी चल रही है लगातार। आगे देखिए, अब मतलब ये लोग किस हद तक जाकर के बहस कर रहे हैं वो देखने वाली बात। चीफ जस्टिस ने धवन से पूछा कि क्या संसद अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 356 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के लिए कानून बना सकती है? इसमें धवन ने जवाब दिया कि संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 में वर्णित सभी सीमाओं के अधीन एक कानून पारित कर सकती है। धवन ने पीठ को बताया कि संविधान में 3 और 4 के तहत एक अनिवार्य शर्त है। अब वो कौन सी अनिवार्य शर्त है भाई? कह रहे हैं कि राज्य की विधायिका के पास राज्यपाल को भेजना पड़ेगा, राष्ट्रपति को भेजना पड़ेगा। पुनर्गठन ऐसे नहीं किया जाएगा, वैसे किया जाएगा। राष्ट्रपति शासन है तो पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। अरे आप पहले पढ़िए तो भैया, किस तरीके से जम्मू कश्मीर से 370 हटाई गई है और किस तरीके से पुनर्गठन किया गया 2 यूटी का। अभी आप 370 पे बहस करते करते यूटी पे बहस कर रहे हैं। मतलब अजीबो गरीब तर्क चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, इसमें पढ़ लीजिएगा आप लोग, बहुत सारी बातें कही गई हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। सीजीआई ने जब ये सब प्रश्न हुआ तो सीजीआई ने एक क्वेश्चन पूछा कि हम संविधान की धारा 256 1 सी को से कैसे निपट सकते हैं? क्या राष्ट्रपति के
पास अनुच्छेद 356 के तहत लागू व्यवस्थाओं के दौरान संविधान में कुछ प्रावधानों को निलंबित करने की शक्ति है? इस पर धवर ने जवाब दिया कि हाँ, राष्ट्रपति संविधान के एक प्रावधान को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उद्घोषणा को पूरा करना होगा। मतलब जो कई बातें हैं उनको पूरा करना होगा, लेकिन इस मामले में अनुच्छेद 3 के तहत एक अनिवार्य प्रावधान वास्तव में हटा दिया गया है। अरे सरकार संसद जो है वो प्रावधानों को हटा सकती है। वो प्रावधान जो केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट नहीं है। आप जबरदस्ती किसी भी चीज को लाएंगे या बोलेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर है, तो क्या वो मानना बाध्यकारी हो जाएगा? वकील खड़े होकर के कोर्ट में कह देंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो मान लिया जाएगा। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर को भी इस देश में डिफाइन करना बहुत जरूरी है संविधान के। इस पे सीजीआई रंजन गोगोई, इसके अलावा और कई पूर्व सीजीआई, कई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों ने इस पर टिप्पणी की है कि बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाना जरूरी है। इस तरह तो कोई भी खड़ा होकर के किसी भी संविधान के आर्टिकल्स को कह देगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये जो मसला है ये और खतरनाक है। अभी जो 27-28 घंटे की बहस है, इसमें तो पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा इस देश के लोगों को इन वकीलों की तरफ से। हालांकि सरकार जब अपना पक्ष रखेगी तो रखेगी, लेकिन ध्यान से देख लीजिए, ये वही वकील साहब हैं जिन्होंने राम मंदिर का नक्शा फाड़ दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मतलब कितनी दादागिरी चलती है इन लोगों की। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं। क्या कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 मूल ढांचे का हिस्सा है, संशोधन नहीं कर सकते। मतलब एक कह दिया कि संशोधन नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। गजब बात है, क्या तर्क है। कह रहे हैं कि कह दिए भाई, हम कह दिए कि संशोधन नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। अरे गजब हाल है भाई, क्यों नहीं कर सकते? मन मर्जी चलेगी? बहस तो करिए तो कम से कम लॉजिकल करिए। अपनी ही एक तरफ कह रहे हैं ये लागू नहीं होता, वो लागू नहीं होता, नागालैंड आ जाएगा तब तक उसमें फलाना आ जाएगा, ढिकाना आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि वो अलग देश है, तो फिर कह रहे हैं कि नहीं ये लागू होता है, नहीं वो प्रिवेल होता है। उधर कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ये नहीं पास कर सकता है, वो नहीं हटा सकता है। अरे भाई एक तरफ रहो ना। जम्मू कश्मीर क्या है पहले ये डिसाइड कर लो तुम सारे वकील मिलकर के, नहीं तो श्वेत पत्र पढ़ो उसमें कि किस तरीके से किया गया था। जबरदस्ती यूनियनाइजेशन के तहत कह रहे हो कि मर्जर के तहत भारत सरकार ने रियासतों का विलय कराया। कहीं नहीं लिखा है संविधान में, कहीं नहीं लिखा है श्वेत पत्र में। हम लोग भी पढ़ते हैं कानून, हम लोग भी संविधान पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते हैं। फिर उसके बाद लगे तर्क देने कि मरा हुआ घोड़ा नहीं है तो ये नहीं है, तो ये स्वायत्ता का महत्व होना चाहिए, तो यूनियन का ये रिस्पेक्ट होना चाहिए, तो ऐसे सरकार आएगी तो वैसे कर देगी, वैसे कर देगी। अरे जो हुआ नहीं वो ऐसे कर देगी, ऐसे कर देगी, अपने मन से ही बना लेंगे कहानी। कल के लिए कोई दूसरा कहने लगे कि नहीं ऐसे नहीं होगा तो वैसे हो जाएगा। इस तरीके से थोड़े ना चलता है बहस चलती है ना, इस तरीके से कोर्ट चलता है ना, इस तरीके से संविधान चलता है। संविधान में जो वर्णित है उसी के तहत बहस होती है। उससे इतर जाकर के आप अपने मन से थोड़े ना बहस कर सकते हैं। तो ये हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अभी सुनवाई चलेगी, 60 घंटा पूरा हो जाने दीजिए। जब सरकार पक्ष रखेगी तब देखेंगे क्या है। इसके पहले जो ये जहर बो रहे हैं उस पर बातचीत होना भी जरूरी है, और किस तरीके से हमारे देश के वकील सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे हैं वह भी इस देश को जानना जरूरी है। आप सभी लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा। सभी को जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी करते रहिएगा। नमस्कार।